नमस्ते दोस्तों, भारत माता की जय। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 7 समुंदर पार की है, लेकिन इसका हर एक शब्द हमारे हिंदुस्तान के दिल की धड़कन से जुड़ा है। यह कहानी एक छोटे से देश की है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को ना कह दिया। जी हां, आपने सही सुना दोस्तों, हम भारतीय हैं। हमारे लिए रेलगाड़ी सिर्फ लोहे का डिब्बा नहीं है, यह हमारे जीवन का हिस्सा है। जब हम ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें अपना बदलता हुआ भारत दिखाई देता है। हमें याद है वो दिन जब हमारे पास अपनी तकनीक नहीं थी, हमें हर छोटी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज हमारे पास अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस है। आज हमारा भारत बदल रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। यही जज्बा, यही स्वाभिमान आज एक और एशियाई देश में जाग उठा है। उस देश का नाम है वियतनाम। जरा सोचिए, जापान जैसा देश जो अपनी बुलेट ट्रेन और तकनीक के लिए पूरी दुनिया में पूजा जाता है, जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े देश सिर झुकाते हैं। उस जापान को वियतनाम ने कहा, नहीं, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। क्यों? आखिर क्यों वियतनाम ने जापान को ठुकरा दिया? और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने जापान को छोड़कर दक्षिण कोरिया को अपना साथी क्यों चुना? यह कहानी सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट की नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। यह कहानी है आत्मसम्मान की। यह कहानी है गुलामी और साझेदारी के बीच के फर्क की। यह कहानी आपको याद दिलाएगी कि कैसे हमारा भारत भी आज दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। आइए इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि वियतनाम की इस जिद में हमारे हिंदुस्तान के लिए क्या सबक छिपा है। दोस्तों, वियतनाम की हालत कुछ वैसी ही है जैसी कुछ साल पहले हमारे कई राज्यों की थी। वियतनाम का नक्शा देखिए, यह ऊपर से नीचे तक लंबा है, बिल्कुल एक ज़ आकार की तरह। ऊपर राजधानी हनोई है और नीचे उनका आर्थिक शहर हो ची मिन्ह। इन दोनों के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। यह दूरी उतनी ही है जितनी हमारे दिल्ली से मुंबई के बीच की है। लेकिन दुख की बात यह थी कि इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। अंग्रेजों के जमाने की नहीं, बल्कि फ्रांसीसी गुलामी के जमाने की। पटरियां पुरानी, ट्रेनें धीमी, इतनी धीमी कि यहां से वहां पहुंचने में 30 घंटे लग जाते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 घंटे। हमारे यहां भी पहले ट्रेनें लेट होती थीं, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। वियतनाम में ट्रेन की रफ्तार सिर्फ 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह तो हमारी पुरानी पैसेंजर ट्रेन से भी धीमी है। वियतनाम तेजी से तरक्की कर रहा है, बिल्कुल हमारे भारत की तरह। वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, दुनिया भर का सामान वहां बन रहा है। लेकिन जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की बात आती, तो यह पुरानी रेलगाड़ी सब कुछ रोक देती। यह वैसे ही था जैसे एक जवान दौड़ना चाहता है, लेकिन उसके पैरों में पुरानी जंजीरें बंधी हों। वियतनाम की सरकार जानती थी कि अगर देश को आगे ले जाना है तो बुलेट ट्रेन लानी होगी, तेज रफ्तार ट्रेन लानी होगी। और जब बुलेट ट्रेन की बात आती है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? जापान का। जापान जो हमारा भी मित्र है, जापान जो भारत में भी बुलेट ट्रेन ला रहा है। जापान ने वियतनाम से कहा, हम तुम्हें अपनी सबसे बेहतरीन शिंकानसेन ट्रेन देंगे, दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेन। सुनने में तो यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। जापान ने कहा, हम तुम्हें कर्जा देंगे, पैसा देंगे, तकनीक देंगे, लेकिन इसके पीछे एक शर्त थी। और यही शर्त थी जिसने वियतनाम की सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। जापान ने कहा, हम ट्रेन बनाएंगे, लेकिन इसे पूरा होने में 30 साल लगेंगे। 2050 तक यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। मेरे बुजुर्गों, जरा सोचिए, 2050, तब तक तो आज की आधी पीढ़ी बूढ़ी हो जाएगी। वियतनाम के नेताओं ने सोचा, हम आज तरक्की करना चाहते हैं, हम 30 साल इंतजार कैसे कर सकते हैं? यह तो वही बात हुई कि भूख आज लगी है और कोई कहे कि खाना कल मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ वक्त की नहीं थी, बात इससे कहीं गहरी थी। बात थी आत्मनिर्भरता की। जापान की मदद के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं बंधुआ मदद। जापान ने कहा, हम पैसा देंगे, लेकिन तुम्हें सारा सामान हमारी कंपनियों से ही खरीदना होगा। तुम्हारे इंजीनियर सिर्फ देखेंगे, बनाएंगे हमारे लोग। अगर पेंच भी ढीला होगा तो उसे कसने के लिए जापान से आदमी आएगा। क्या आपको यह सुनकर कुछ याद आया? यह वही तरीका है जिससे पश्चिमी देशों ने सालों तक एशियाई देशों को अपने नीचे रखा। तकनीक हमारी, राज हमारा, तुम सिर्फ पैसे दो। वियतनाम के लोगों के मन में
यह बात खटक गई। उन्होंने देखा कि उनके पड़ोस में और भी देश हैं जो दूसरों की तकनीक पर निर्भर होकर कर्ज के जाल में फंस गए हैं। वियतनाम को यह मंजूर नहीं था। वियतनाम की रगों में भी वही खून दौड़ता है जो आजादी और स्वाभिमान के लिए लड़ना जानता है। उन्होंने सोचा, अगर हम 30 साल बाद भी जापान पर ही निर्भर रहे तो हमने क्या हासिल किया? हम सिर्फ खरीदार बनकर नहीं रहना चाहते, हम निर्माता बनना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वोकल फॉर लोकल। हमें अपनी चीजें खुद बनानी आनी चाहिए। तभी इस कहानी में एक नया मोड़ आया। मैदान में उतरा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो खुद कभी गरीब था, युद्ध से बर्बाद था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल दी। कोरिया ने वियतनाम के सामने हाथ फैलाया, लेकिन मालिक बनकर नहीं, दोस्त बनकर। कोरिया ने वियतनाम से कहा, हम तुम्हें सिर्फ मछली नहीं देंगे, हम तुम्हें मछली पकड़ना सिखाएंगे। हम तुम्हें सिर्फ ट्रेन नहीं बेचेंगे, हम तुम्हें ट्रेन बनाना सिखाएंगे। यह सुनकर वियतनाम की आंखों में चमक आ गई। कोरिया ने कहा, हमारा इतिहास देखो, 20-30 साल पहले हम भी दूसरों से तकनीक मांगते थे। जब हमने अपनी बुलेट ट्रेन बनानी शुरू की तो हमने फ्रांस से मदद ली थी, लेकिन हमने सिर्फ ट्रेन नहीं खरीदी, हमने उनसे जिद की कि हमें तकनीक सिखाओ। और देखो, आज 20 साल बाद हम अपनी ट्रेनें खुद बनाते हैं और दुनिया को बेचते हैं। अगर हम यह कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? यह बात वियतनाम के दिल को छू गई। यह एक भाई की सलाह थी, व्यापारी का सौदा नहीं। कोरिया ने प्रस्ताव दिया, पहला, हम तुम्हारे इंजीनियरों को ट्रेनिंग देंगे। दूसरा, हम वियतनाम में ही फैक्ट्री लगाएंगे। तीसरा, धीरे धीरे तुम खुद अपनी ट्रेन बनाओगे। और सबसे बड़ी बात, हम यह काम 2050 में नहीं बल्कि 2035 तक, यानी सिर्फ 10 साल में करके दिखाएंगे। दोस्तों, यह फर्क है सोच का। एक तरफ जापान था जो कह रहा था मुझ पर निर्भर रहो, और दूसरी तरफ कोरिया था जो कह रहा था अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वियतनाम ने फैसला ले लिया। उन्होंने जापान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कोरिया का हाथ थाम लिया। यह फैसला पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला था। एक छोटे से देश ने इतनी बड़ी तकनीकी शक्ति को मना कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपना आत्मसम्मान प्यारा था। अब मैं चाहता हूं कि आप इस स्थिति को हमारे भारत के नजरिए से देखें। याद कीजिए वो समय जब हमारे देश में सुई भी बाहर से आती थी, फिर टाटा, महिंद्रा और इसरो जैसे संस्थान खड़े हुए। आज हम मंगल ग्रह पर यान भेजते हैं, आज हम अपनी दवाइयां दुनिया को भेजते हैं। वियतनाम आज उसी रास्ते पर चलना चाहता है जिस पर भारत चल रहा है। वियतनाम ने एक 100 लाख करोड़ का यह प्रोजेक्ट पास किया है। यह उनके इतिहास का सबसे बड़ा फैसला है। उन्होंने तय किया कि वो विदेशी कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे। वो अपनी मेहनत की कमाई, अपने देश के खजाने से पैसा लगाएंगे। वियतनाम के नेताओं ने कहा, अगर हम दूसरों का पैसा लेंगे तो हमें दूसरों की शर्तें माननी होंगी। हम अपनी शर्तों पर अपना भविष्य बनाएंगे। क्या यह सुनकर आपको गर्व नहीं होता? यह वही एशियाई स्वाभिमान है जो आज भारत, वियतनाम और हमारे जैसे उभरते देशों की ताकत बन रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। वियतनाम ने कोरिया को क्यों चुना, इसके पीछे एक और गहरा कारण है, और वो कारण जुड़ा है विश्वास और समानता से। जापान एक बहुत विकसित देश है, वह पहले से अमीर है। कभी कभी जब कोई बहुत बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी की मदद करता है तो उसमें मदद कम और एहसान ज्यादा लगता है। लेकिन कोरिया और वियतनाम का दुख दर्द एक जैसा है। दोनों ने युद्ध झेले हैं, दोनों ने गरीबी देखी है और दोनों ने मेहनत करके अपना नाम बनाया है। वियतनाम को कोरिया में अपना अक्स दिखाई दिया। उन्हें लगा कि कोरिया उनकी तकलीफ को समझेगा। कोरियाई कंपनी ने वियतनाम से कहा, हम तुम्हारे यहां सिर्फ पटरी बिछाने नहीं आए हैं, हम यहां एक पूरा उद्योग खड़ा करेंगे। हम तुम्हारे नौजवानों को रोजगार देंगे। हम तुम्हारे लोहे से, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारे लोगों के साथ मिलकर इतिहास बनाएंगे। इसे कहते हैं असली साझेदारी। सोचिए, अगर हमारे देश में कोई विदेशी कंपनी आए और कहे कि हम अपना सामान बेचेंगे और चले जाएंगे तो हमें कैसा लगेगा? और अगर कोई दूसरी कंपनी आए और कहे कि हम भारत में फैक्ट्री लगाएंगे, भारतीय लोगों को काम देंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे, तो हम किसे चुनेंगे? जाहिर है हम दूसरे वाले को चुनेंगे। वियतनाम ने भी वही किया। वियतनाम की सरकार ने एक नया कानून भी बनाया। उन्होंने कहा कि अब से जो भी विदेशी कंपनी वियतनाम में काम करेगी उसे अपनी तकनीक वियतनाम के लोगों को सिखानी होगी। यह एक बहुत बड़ा कदम है।
इसका मतलब है कि वियतनाम अब सिर्फ मजदूरों का देश नहीं रहना चाहता, वह मास्टर्स का देश बनना चाहता है। मेरे दोस्तों, यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे देश छोटा हो या बड़ा, अगर उसके इरादे नेक हों और उसमें आत्मसम्मान हो तो वह दुनिया के किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकता। वियतनाम का यह सपना 2035 तक पूरा होगा। हनोई से हो ची मिन्ह तक 1500 किलोमीटर का सफर, जो पहले 30 घंटे का था, वह सिर्फ 5 घंटे का रह जाएगा। सुबह का नाश्ता हनोई में और दोपहर का खाना हो ची मिन्ह में। यह सपना हकीकत बनने जा रहा है। लेकिन क्या यह रास्ता इतना आसान होगा? क्या कोरिया सच में अपना वादा निभा पाएगा? और क्या जापान चुप बैठेगा? इस कहानी में अभी बहुत से पन्ने बाकी हैं। अभी हमें यह देखना है कि वियतनाम के इस फैसले का वहां की आम जनता पर क्या असर होगा। और सबसे जरूरी बात, भारत इस पूरी घटना से क्या सीख रहा है? क्या हम भी अपनी बुलेट ट्रेन परियोजना में तकनीक हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर इतना ही जोर दे रहे हैं? दोस्तों, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। वियतनाम का यह फैसला सिर्फ एक रेलवे लाइन बदलने का फैसला नहीं था, यह एक पुरानी मानसिकता को बदलने का फैसला था। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर जापान की मदद में ऐसी क्या कमी थी जो वियतनाम को खटक गई। हमारे भारत में एक पुरानी कहावत है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जापान जो पैसा वियतनाम को दे रहा था उसे ओडिए ओडा कहते हैं। सुनने में यह मदद लगती है, लेकिन असल में यह एक सुनहरा पिंजरा हो सकता है। जापान की शर्त बिल्कुल वैसी थी जैसे हमारे गांव का कोई पुराना महाजन पैसे उधार देता है। महाजन कहता है, पैसे ले लो, लेकिन अनाज सिर्फ मेरी दुकान से खरीदोगे और जिस दाम पर मैं कहूंगा उसी दाम पर खरीदोगे। जापान ने वियतनाम से कहा, हम तुम्हें कर्ज देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ जापानी कंपनियों से ही खरीदोगे। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि वियतनाम का पैसा ब्याज के साथ वापस जापान ही चला जाएगा और वियतनाम के हाथ क्या लगेगा? सिर्फ एक बनी बनाई ट्रेन जिसे वो खुद कभी ठीक भी नहीं कर पाएंगे। अगर कल को ट्रेन का एक पुर्जा भी खराब हुआ तो वियतनाम को जापान के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। जापान मनचाही कीमत मांगेगा और वियतनाम को देनी पड़ेगी। इसे तकनीकी गुलामी कहते हैं। और वियतनाम, जिसने अपनी आजादी के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसी महाशक्तियों से जंग लड़ी है, उसे यह गुलामी कतई मंजूर नहीं थी। तभी दक्षिण कोरिया ने एक अलग चाल चली। कोरिया ने वियतनाम की नब्ज पकड़ ली थी। कोरियाई कंपनी हुंडई रोटेम ने वियतनाम के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने बाजी पलट दी। उन्होंने कहा, देखो वियतनाम, हम तुम्हारे मालिक नहीं, तुम्हारे भागीदार बनना चाहते हैं। कोरिया ने एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जापान तुम्हें जूते किराए पर देना चाहता है ताकि तुम चल सको, लेकिन हम तुम्हारे घर के आंगन में जूतों की फैक्ट्री लगाएंगे ताकि कल को तुम्हें किसी के सामने नंगे पैर न खड़ा होना पड़े। यह बात वियतनाम के दिल में उतर गई। कोरिया ने वियतनाम को 3 चरणों 3 स्टेप्स का एक प्लान दिया। यह प्लान इतना शानदार है कि हमारे भारत को भी इससे सीखना चाहिए। पहला चरण, कोरिया ने कहा, हम तुम्हारे नौजवान इंजीनियरों को अपने देश बुलाएंगे। हम उन्हें सिखाएंगे कि बुलेट ट्रेन का इंजन कैसे बनता है, उसकी पटरियां कैसे बिछाई जाती हैं। दूसरा चरण, हम वियतनाम में कारखाने खोलेंगे। ट्रेन के डिब्बे, पहिए और छोटे छोटे पुर्जे वियतनाम में ही बनेंगे। वियतनाम का लोहा इस्तेमाल होगा, वियतनाम के मजदूरों को काम मिलेगा। तीसरा चरण, हम तब तक तुम्हारा हाथ थामे रहेंगे जब तक तुम खुद अपनी ट्रेन बनाकर दुनिया को बेचने लायक नहीं हो जाते। दोस्तों, इसे कहते हैं असली आत्मनिर्भरता। वियतनाम के नेताओं ने सोचा कि अगर आज हमने जापान की बात मान ली तो 2050 तक हम सिर्फ इंतजार करते रह जाएंगे। 2050 तब तक दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी। वियतनाम ने कहा, हमें 30 साल बाद की जन्नत नहीं चाहिए, हमें अगले 10 साल में परिणाम चाहिए। कोरिया ने वादा किया है कि वह 2035 तक यह काम पूरा कर देगा। जापान के प्रस्ताव से पूरे 15 साल पहले। 15 साल किसी भी देश के विकास में बहुत मायने रखते हैं। अब जरा सोचिए, वियतनाम जैसा छोटा देश जो अभी विकास की सीढ़ी चढ़ ही रहा है, उसने इतना बड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत कैसे की? इसका जवाब वियतनाम और कोरिया के साझा इतिहास में छिपा है। कोरिया ने वियतनाम को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, 1960 के दशक में हम भी गरीब थे, दुनिया हम पर हंसती थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने दूसरों की तकनीक सीखी,
उसे समझा और फिर उससे बेहतर चीज बना दी। कोरिया ने कहा, आज जो सैमसंग का फोन पूरी दुनिया चलाती है, जो हुंडई की कारें भारत और वियतनाम की सड़कों पर दौड़ती हैं, वो रातों रात नहीं बनी। हमने कड़ी तपस्या की है और हम देख रहे हैं कि वियतनाम में भी वही आग है जो कभी हमारे अंदर थी। वियतनाम के लोगों को लगा कि कोरिया कोई बाहरी नहीं, बल्कि उनके जैसा ही एक संघर्ष करने वाला साथी है। यह भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन, व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब इस कहानी का रुख हम अपने प्यारे भारत की तरफ मोड़ते हैं। दोस्तों, वियतनाम का यह फैसला भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। हम भी जापान के सहयोग से मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। यह एक गर्व की बात है, लेकिन हमें वियतनाम से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्या हम भी तकनीक सीख रहे हैं या हम सिर्फ ट्रेन खरीद रहे हैं? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जब भारत में बुलेट ट्रेन दौड़े तो आने वाले समय में उसका हर एक नट वोल्ट मेड इन इंडिया हो। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में इतनी काबिलियत है कि अगर उन्हें सही मौका और तकनीक मिल जाए तो वो दुनिया को चौंका सकते हैं, जैसे हमने चंद्रयान बनाकर किया, जैसे हमने अपनी मिसाइलें बनाकर किया। वियतनाम ने दिखा दिया है कि छोटा देश होना कमजोरी नहीं है अगर आपकी सोच बड़ी हो। वियतनाम के इस प्रोजेक्ट में एक और खास बात है जो इसे भारत के लिए बहुत प्रासंगिक बनाती है। वियतनाम ने तय किया है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा विदेशी कर्ज नहीं लेगा। वो अपनी सरकारी खजाने से पैसा लगाएंगे और कुछ पैसा निजी कंपनियों से जुटाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कर्ज के जाल, डेट ट्रैप से डरते हैं। उन्होंने अपने आसपास देखा है कि कैसे कुछ देश भारी भरकम कर्ज लेकर अपना बंदरगाह और अपनी जमीन दूसरे देशों को गिरवी रखने पर मजबूर हो गए। वियतनाम ने कसम खाई है कि वो अपनी संप्रभुता, सॉवरेंटी के साथ समझौता नहीं करेंगे। यह स्वाभिमान की लड़ाई है। वियतनाम की सरकार ने कहा है, हम अपनी कमर कस लेंगे, थोड़ा कष्ट सह लेंगे, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ियों को कर्जदार नहीं बनाएंगे। क्या यह जज्बा तारीफ के काबिल नहीं है? वियतनाम में अब एक नया कानून भी आ गया है, डिक्री 319। यह कानून कहता है कि वियतनाम की कंपनियां अब खुलकर विदेशी तकनीक सीखेंगी और उसे अपने देश में लागू करेंगी। सरकार इसमें उनकी पूरी मदद करेगी। वियतनाम की सबसे बड़ी कार कंपनी थाको थाको ने जिम्मेदारी ली है। वो कह रहे हैं, हम कार बनाते थे, अब हम ट्रेन भी बनाएंगे। वियतनाम की सबसे बड़ी स्टील कंपनी होफाट ने कहा है, पटरियों के लिए विदेशी लोहा क्यों चाहिए? हम बनाएंगे दुनिया का सबसे मजबूत लोहा। जब पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है, जब सरकार और उद्योगपति कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो चमत्कार होना तय है। लेकिन दोस्तों, रास्ता इतना आसान भी नहीं है। जापान, जिसने दशकों तक वियतनाम की मदद की है, उसे यह हार आसानी से पच नहीं रही है। और सवाल यह भी है कि क्या कोरिया वाकई 10 साल में इतना बड़ा काम कर पाएगा? क्योंकि बोलना आसान है और 1500 किलोमीटर की पटरी बिछाना, वह भी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन के लिए, यह बच्चों का खेल नहीं है। आगे की कहानी में और भी रोमांचक मोड़ हैं। वियतनाम के इस फैसले का असर पूरे एशिया की राजनीति पर पड़ने वाला है। चीन, जो वियतनाम का पड़ोसी है और हमेशा अपनी ताकत दिखाता रहता है, वो इस कोरिया वियतनाम दोस्ती को कैसे देख रहा है? और सबसे बड़ी बात, जब 2035 में वियतनाम की यह ट्रेन दौड़ेगी, तो क्या उस पर लिखा होगा मेड इन कोरिया या उस पर गर्व से लिखा होगा मेड इन वियतनाम? इस कहानी का अंत आपको जोश से भर देगा, क्योंकि यह सिर्फ लोहे और तकनीक की जीत नहीं, बल्कि इंसान की इच्छा शक्ति की जीत है। दोस्तों, अब हम भविष्य की ओर देखते हैं। जरा अपनी आंखों के सामने साल 2035 की तस्वीर लाएं। वियतनाम के हनोई स्टेशन पर एक चमचमाती हुई ट्रेन खड़ी है। वह ट्रेन दिखने में वैसी ही है जैसी जापान की शिंकानसेन या फ्रांस की टीजीवी होती है, लेकिन उस पर लगे लोहे की चमक वियतनाम की है, उसके पहियों की खनक वियतनाम की है और उसे चलाने वाले ड्राइवर के पास वियतनाम का पासपोर्ट है। जब वह ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को चीरती हुई निकलेगी, तो वह सिर्फ यात्रियों को नहीं ले जाएगी, वह वियतनाम के आत्मसम्मान को लेकर दौड़ेगी। उस ट्रेन के हर डिब्बे पर लिखा होगा मेड इन वियतनाम विथ कोरियन पार्टनरशिप, वियतनाम में निर्मित कोरियाई साझेदारी के साथ। यह नजारा पूरी दुनिया के लिए एक सबक होगा। यह साबित करेगा कि एशिया के देश अब मदद के मोहताज नहीं हैं, वे अब साझेदारी के हकदार हैं। लेकिन दोस्तों,
इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है। यह हिस्सा वियतनाम के बारे में नहीं, ये हमारे भारत के बारे में है। आज हम भी एक चौराहे पर खड़े हैं। हमारे देश में बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच पिलर खड़े हो रहे हैं। जापान हमारा साझीदार है, यह खुशी की बात है। जापान हमारा पुराना मित्र है, लेकिन हमें वियतनाम की इस जिद से कुछ सीखना होगा। हमें अपने नेताओं और अपनी कंपनियों से यह सवाल पूछना होगा, क्या हम भी वियतनाम की तरह तकनीक हासिल कर रहे हैं? भारत वह देश है जिसने दुनिया को 0-0 दिया। भारत वह देश है जिसने दुनिया को स्टील बनाना सिखाया, वूल स्टील। आज हमारे पास इसरो है, जो अमेरिका और रूस से भी कम खर्च में मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। हमारे पास DRDO है, जो अपनी मिसाइलें खुद बनाता है। हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन दिमाग है। तो फिर क्या हमें ट्रेन के लिए किसी और पर निर्भर रहना चाहिए? वियतनाम ने हमें आईना दिखाया है। उन्होंने बताया है कि अगर 10 करोड़ की आबादी वाला छोटा सा देश जापान जैसी महाशक्ति को अपनी शर्तों पर झुका सकता है, तो 140 करोड़ की आबादी वाला भारत क्या नहीं कर सकता? हमें मेक इन इंडिया को सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक जिद बनाना होगा। जब हमारी बुलेट ट्रेन पटरी पर उतरे, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका अगला संस्करण, उसका 2 वर्जन पूरी तरह से भारतीय हो। हमारे IIT ईस्ट के छात्र उसे डिजाइन करें, टाटा और महिंद्रा जैसी हमारी कंपनियां उसे बनाएं। वियतनाम और कोरिया की यह दोस्ती हमें बताती है कि एशिया की सदी, एशियन सेंचुरी आ चुकी है। अब पश्चिम के देश हमें यह नहीं सिखाएंगे कि विकास कैसे होता है। अब हम एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ेंगे। कोरिया ने वियतनाम की मदद की, क्योंकि वह वियतनाम का दर्द समझता था। भारत को भी अब अपनी भूमिका पहचाननी होगी। हम सिर्फ तकनीक लेने वाले नहीं, बल्कि तकनीक देने वाले भी बने। आज हम नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की रेलवे में मदद कर रहे हैं। हमें वह बड़ा भाई बनना है जो छोटे भाई को दबाए नहीं, बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए। यही भारत की संस्कृति है, यही वसुधैव कुटुंबकम है। दोस्तों, वियतनाम की यह 1500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक आजादी की घोषणा है। यह घोषणा करती है कि हम अब किसी के कर्जदार नहीं रहेंगे। यह घोषणा करती है कि हम अब पुरानी और रद्दी तकनीक इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह घोषणा करती है कि हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। सोचिए, जब 2035 में वियतनाम का एक किसान उस हाई स्पीड ट्रेन में बैठकर अपनी फसल बेचने दूसरे शहर जाएगा, तो उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। उसे पता होगा कि जिस सीट पर वह बैठा है, वह उसके देश के पसीने से बनी है, किसी विदेशी के एहसान से नहीं। क्या हम भारतीयों को भी यही गर्व महसूस नहीं होना चाहिए? आज का यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं था, यह आपकी सोई हुई उम्मीदों को जगाने के लिए था। दुनिया बदल रही है, छोटे छोटे देश बड़े फैसले ले रहे हैं। अब बारी भारत की है, अब बारी हम सब की है कि हम स्वदेशी की ताकत को पहचानें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि भारत को भी वियतनाम की तरह जापान या किसी भी देश के साथ समझौते करते समय फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पूर्ण तकनीक हस्तांतरण की शर्त रखनी चाहिए, या हमें जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए? नीचे कमेंट में लिखें, हाँ, हमें अपनी तकनीक चाहिए या नहीं। अभी जल्दबाजी ठीक नहीं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल में थोड़ी भी देशभक्ति की चिंगारी जलाई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। उन्हें भी पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और अनसुनी कहानियां जो भारत और दुनिया को जोड़ती हैं आपके लिए लाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई सोच और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपने देश पर गर्व करें, अपने काम पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।